व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग? जो साइकेट्रिक नर्सिंग हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या है? टू डायग्नोज द मेंटल इलनेस, ये भी एक गोल है कि हम मेंटल इलनेस को डायग्नोस करें। टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ये भी एक गोल है। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ये भी एक गोल है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी गोल है, ये जो सब्जेक्ट डेवलप किया गया है वो किस वजह से किया गया है? ताकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा सकें, उनके अंदर मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके और उनके वेलबींग को प्रमोट कर सके। तो ये गोल तो चारों हैं, लेकिन अगर मैं प्राइमरी गोल की बात करूँ, कॉमन क्यूमुलेटिव गोल की बात करूँ, तो ये इसमें सब कुछ आ गया आपके, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो आपका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग्स? अब यहाँ पर आपको सिम्टम्स दिए हैं और आपसे डिजीज कंडीशन जानना चाह रहे हैं कि ये किस डिजीज के सिम्टम्स हैं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स करेक्टराइज्ड बाय, अब ये करेक्टराइज्ड बाय के बाद क्या दिखाएंगे आपको? सिम्टम्स दिखाएंगे। एक्सट्रीम मूड स्विंग, मतलब आपका मूड स्विंग हो रहा है, ये आपका मूड ग्राफ, ये आपका नॉर्मल मूड, ठीक है, ये आपका एलिवेशन ऑफ मूड, ये डाउनवर्ड ऑफ मूड, ये एलिवेशन, ये सैडनेस या लो मूड। तो ये एक्सट्रीम हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। तो ये जो एलिवेशन है ये मैनिया को इंडिकेट करता है और ये जो लो लेवल है वो डिप्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये दो पोल समझिए इनको, ये दो पोल हैं। ये नॉर्मल कंडीशन, एक तरफ क्या है इसके मैनिया और एक तरफ क्या है डिप्रेशन। जब पर्सन को केवल मैनिया हो तो हम उसको कहेंगे मैनिक कंडीशन, और जब पर्सन को डिप्रेशन हो तब अपन उसको कहेंगे क्या? डिप्रेसिव कंडीशन। लेकिन एक पेशेंट जिसके अंदर मैनिया और डिप्रेशन दोनों हो तो दोनों के लिए वर्ड यूज होता है वाई। और ये अपोजिट पोल्स है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये नॉर्मल, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों अपोजिट पोल्स पर एक्सट्रीम कंडीशन। तो बाई पोलर केवल मैनिया और डिप्रेशन की कंडीशन में ये टर्म यूज होती है। कौन सी? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर का मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर मैनिया भी हो और ऐसा पर्सन जिसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हो। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर मैनिया और डिप्रेशन, मैनिया का मतलब साइकोमोटर एक्टिविटी का इंक्रीज होना, एलिवेटेड सिम्टम्स होना, डिप्रेशन का मतलब साइकोमोटर एक्टिविटीज का डाउन होना, तो एक ही पर्सन में ये दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर क्या है? एक ही पर्सन के अंदर ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होती। ये आपका पर्सन और ये आपका टाइम ग्राफ, ये आपका टाइम ग्राफ। तो एक ही टाइम पर ये कंडीशन नहीं होती, या तो मैनिक रहेगा या फिर डिप्रेसिव रहेगा। तो टाइम पीरियड देखिए, जिस टाइम पर मैनिक एपिसोड है उस टाइम पर डिप्रेसिव नहीं है, और जिस टाइम पर डिप्रेसिव एपिसोड है उस टाइम पर मैनिक एपिसोड नहीं है। हो सकता है सेकेंड बार डिप्रेशन हो जाए या फिर उसके बाद मैनिक एपिसोड। तो ये बाइपोलर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मैनिया भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है बेटा? डिप्रेशन भी प्रेजेंट है। तो ये अपोजिट पोल्स हैं, इसलिए इसको टर्म्स निकल करके आई है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मूड स्विंग की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मूड स्विंग्स नहीं होता, एंजाइटी के अंदर नहीं होता और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर नहीं होता। ये दोनों एंजाइटी की डिसऑर्डर है। जनरलाइज एंजाइटी एंजाइटी का डिसऑर्डर है, ओसीडी भी किसका डिसऑर्डर है? ये भी एंजाइटी का डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या जाएगा? बाइपोलर। ये दोनों एंजाइटी के हैं। अब बात करते हैं हम कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर तो ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? सिंपल कंसेप्ट है बेटा, साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो, साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो। साइकोटिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन। ICD-10 ने, WHO ने इनको क्लियरली डिफाइन किया है कि ये दोनों सिम्टम्स जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स हैं
और ये दो सिम्टम्स जिन भी डिजीज के अंदर प्रेजेंट होंगे वो डिजीज क्या कहलाएगी, साइकोटिक डिजीज कहलाएगी। तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है, डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी साइकोटिक डिजीज है। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड मैनिया, इन दोनों के अंदर भी डिल्यूजन प्रेजेंट होते हैं और हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये दोनों कंडीशन भी कैसी है, साइकोटिक कंडीशन है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, स्प्लिट ऑफ माइंड होता है। स्प्लिट ऑफ माइंड मतलब पर्सन जो है होता है वो रियलिटी से दूर चला जाता है, उसका माइंड रियलिटी से सेपरेट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट ऑफ माइंड फ्रॉम द रियलिटी। तो रियलिटी से दूर चला जाता है, रियलिटी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में, डिप्रेशन एंड मैनिया में मूड स्विंग होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें एक्सट्रीम्स हो मैनिया एंड डिप्रेशन का, दोनों प्रेजेंट हो, वो कंडीशन कहलाएगी बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन असेसिंग ए पेशेंट रिस्क फॉर सेल्फ हार्म। पेशेंट रिस्क फॉर सेल्फ हार्म मतलब ये किससे संबंधित है बेटा, सुसाइड से, ये लिखा भी है इसमें सुसाइड। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंडीशन। अब हम ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, तो उसके अंदर हमको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। यस, मेंटल इलनेस की फैमिली हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, पेशेंट की एज देखेंगे, क्योंकि मेंटल इलनेस है तो पेशेंट के अंदर मेंटली इल होने के सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन किसके अंदर ज़्यादा होता है, सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी वो डिप्रेशन के केस में ज़्यादा मिलती है। जेंडर की अगर हम बात करें तो वुमेन के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होता है बजाय मैन के अंदर, मैन के बजाय किसके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होता है, वुमेन के अंदर। लेकिन अगर मैं सुसाइड की बात करूं तो कंप्लीटेड सुसाइड जो होती है वो मैन के अंदर ज़्यादा होती है बजाय वुमेन के। मतलब अगर सुसाइड के अटेम्प्ट्स होंगे तो वुमेन के जो अटैक्स होंगे वो हिस्टेरिकल होंगे, अटेंशन सीकिंग ज़्यादा होते हैं, जबकि मैन के कंप्लीट अटेम्प्ट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब फाइनल जो उसका गोल है अपने आप को मारना, किल करना, तो वो पहुंच जाता है। लेकिन वुमेन के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटेड सुसाइड का रेशो बजाय मैन के कम है, बजाय मेल के कम है। तो यहाँ पर हिस्टेरिकल चांसेस, हिस्टेरिकल जो होते हैं अटेम्प्ट वो ज़्यादा होते हैं। हिस्टेरिकल मतलब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के अटेम्प्ट करना। लेकिन डिप्रेशन की बात करें तो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं बजाय मेल के। तो डिप्रेशन में फीमेल में ज़्यादा होता है, लेकिन सुसाइड की बात करें तो कंप्लीटेड सुसाइड होती है मेन के अंदर ज़्यादा। इसलिए ये ऑप्शन है यहाँ पर पेशेंट्स। जेंडर को हम कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एज का भी इफेक्ट पड़ता है डिप्रेशन पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी कौन सी हाल में घटना हुई है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ये सारी चीज़ें तो उसके साथ हैं, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, अगर ऐसी कोई हमको चीज़ नज़र आती है कि पेशेंट, हो सकता है कि पेशेंट के सामने ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की सोच रहा हो, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो क्या पेशेंट सुसाइड करेगा? नहीं करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पेशेंट को सुसाइड करने से रोकना। तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट के साथ जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए मोटिवेटेड हो रहा हो। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो ये पेशेंट सुसाइड नहीं करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रिसेंट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, उसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि अगर ऐसा है और ये क्योरेबल है, अगर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सॉल्व हो सकती है, तो पेशेंट सुसाइड करने से बच जाएगा, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इन द context of psychiatric medication, what is the role of an antipsychotic medication? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की पूछा है कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्या काम करता है। तो ये पता है कि एंटी साइकोटिक मतलब जो साइकोसिस सिम्टम्स होते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स अभी हमने पढ़ा था, साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, ये दोनों क्या होते हैं? साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। ऐसी डिजीज जिनके अंदर ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है। तो जिन डिजीज़ के अंदर अगर एंटीसाइकोटिक की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन वहाँ देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया, ये भी क्या है? साइकोटिक कंडीशन है, क्योंकि इनके अंदर हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन प्रेजेंट होता है। तो इनके केस में भी साइकोटिक सिम्टम्स के प्रेजेंट रहने की वजह से हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का काम क्या है? साइकोटिक सिम्टम्स को मैनेज करना। तो आपका आंसर क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया इन्होंने आंसर लिख दिया। तो 5 प्रकार के डिजीज साइकोटिक है,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो बीमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज साइकोटिक, ठीक है, तो उसमें आपको अगर ऑप्शन दे दिया PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, OCD, फोबिया एंड डिमेंशिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो साइकोटिक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? डिमेंशिया, क्योंकि इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 5 बीमारी याद रख लीजिए, 5 डिजीज याद रख लीजिए। पहली कौन सी? स्किज़ोफ्रेनिया, ये नंबर 1, मैनिया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 बीमारी याद रख लीजिए। ये 5 डिजीज कौन सी है? साइकोटिक कंडीशन है। तो अगर ये 5 डिजीज याद है, आपको आंख बंद करके आंसर कर सकते हो, आपको डरने की या आपके कन्फ्यूजन होने की कोई संभावना नहीं है। तो आपका आंसर है कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है तो किसको मैनेज करेगी? साइकोसिस को मैनेज करेगी, ठीक है। टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, तो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन को मैनेज नहीं करती, इनके लिए कौन सी मेडिसिन है? एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैनेज करती है, ठीक है, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स है। लेकिन इन सिम्टम्स में अगर साइकोटिक सिम्टम्स है तो उसके लिए हमें मेडिसिन देंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। इसी तरीके से एनहांस मूड एंड रिड्यूस एंजाइटी, यहाँ पर एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम लोग देते हैं, यहाँ पे हम एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं। टू प्रमोट स्लीप एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पे हम रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है। तो इसमें कोई काम नहीं है इनका, तो आपका आंसर जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसकी बात कर रहा है? OCD की बात कर रहा है। एंगेज्ड इन रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, आपको पता है कि इसमें जो रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, थॉट की वजह से ये रिचुअल्स निकल के सामने आ रहा है पेशेंट के अंदर। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट, अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन, एनकरेज द पेशेंट टू स्टॉप बिहेवियर इमीडिएटली, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो फोर्सफुल है, फोर्सफुल थॉट है जो कि बार बार उसके कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं। तो उन थॉट्स को रोकना मुश्किल है, और जब तक वो थॉट्स नहीं रोकेंगे तब तक उन एक्टिविटीज़ को पेशेंट नहीं बंद करेगा। तो अगर हमें कहें कि पेशेंट इमीडिएटली बंद कर दे हमारे कहने पर, तो वो संभव नहीं है। प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर शेड्यूल फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के लिए अगर हम स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी इस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हमारा काम क्या है? इस रिपीटेड हैंड वॉशिंग को डिमोटिवेट करना, इसको स्टॉप करना। लेकिन ये काम एट वंस नहीं हो सकता, इमीडिएट नहीं हो सकता कि हम चाहें और पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। तो इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप उसको थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे तो ये पेशेंट के अंदर हैंड वॉशिंग टेंडेंसी को प्रमोट करेगा, तो हम प्रमोट नहीं करना चाहते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं जाएगा। इग्नोर द बिहेवियर, इग्नोर भी नहीं कर सकते हम। बिहेवियर इग्नोर उस कंडीशन में किया जाता है जहाँ पर हमको रीइंफोर्समेंट रोकना हो, जहाँ पे बैड बिहेवियर है। पेशेंट अगर बैड बिहेवियर शो कर रहा है वहाँ कंडीशन में हम इग्नोर कर सकते हैं। बच्चों के केस में हम इग्नोर कर सकते हैं कि बच्चा उस बिहेवियर को करने के लिए रीइंफोर्स ना हो, डीमोटिवेट हो जाए, इसलिए वो उसको रोक दे। लेकिन यहाँ पर रीइंफोर्समेंट कब है? जब बच्चा उस चीज़ को एन्जॉयमेंट के लिए कर रहा हो, अपने एन्जॉयमेंट के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट एन्जॉयमेंट के लिए नहीं कर रहा, यहाँ पर पेशेंट से करवा रहे, जो उसके थॉट्स है वो उसको करवा रहे, फोर्सफुल थॉट्स है, पेशेंट चाह करके भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो रीइंफोर्समेंट को वहाँ अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पर पेशेंट उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता हो, तो वहाँ पर हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में नहीं, इस केस में अगर हम इग्नोर करेंगे तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद द पेशेंट टू डेवलप अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। रिचुअल्स क्या है? ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज है, किसके लिए? थॉट्स के अगेंस्ट। इन थॉट्स की वजह से एंजाइटी हो रही है, और उन एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट क्या करता है? रिचुअल्स करता है, ताकि उसका एंजाइटी का लेवल कम हो जाए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि OCD के केस में, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि OCD के केस में जो पर्सन एक्टिविटी करता है, जो कि कंपल्सन, जिसको कि अपन बोलते हैं कंपल्सिव जो एक्ट होते हैं, कंपल्सन या कंपल्सिव एक्ट जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं? तो वो क्या करते हैं? रिड्यूस एंजाइटी। वो क्या काम करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मार्क कर लेना। एंजाइटी को कम करते हैं। एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि ये बार बार जो रिपीटेटिव ऑब्सेसिव थॉट्स है, ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं तो पेशेंट के अंदर एंजाइटी जनरेट होती है। तो इस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये एक्ट कंपलसरी है उनके लिए। तो कोलैबोरेट विद पेशेंट, डेवलप अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, तो ये भी एक प्रकार की कोपिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस हैंड वॉशिंग जो बार बार रिपीट कर रहा है, हम इसके बजाय उसको कोई एक अल्टरनेटिव मेथड देंगे ताकि वो ये रिचुअल्स करना, परफॉर्म करना बंद कर दे। तो अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज तो उसको हम देंगे जैसे साइकोथेरेपी, कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है, या फिर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, ताकि वो अपने थॉट को कंट्रोल करके अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर सके। तो ये कोपिंग स्ट्रेटीज, अदर टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रेटीज हम उसको प्रोवाइड करेंगे। या फिर हम उसको कहेंगे कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे, तो जो ये टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये एंजाइटी जो क्रिएट हो रही है इन थॉट्स की वजह से, ये एंजाइटी दूसरे तरीकों से बाहर आ जाए, जैसे जॉगिंग करे, रनिंग करे या गार्डनिंग करे। तो अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, इससे ध्यान हटाने के लिए हम पेशेंट को कोई अलग मेथड सजेस्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें? डी। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है? अब स्किजोफ्रेनिया के अंदर हमने पढ़े हैं दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, और ये जो सिम्टम्स है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? WHO द्वारा। WHO के अंदर जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है वहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इनको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और इनको नेगेटिव क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव का जो प्रोग्नोसिस होता है वो गुड होता है, जबकि इनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो कैसा होता है? पुअर। मतलब इनके ठीक होने की संभावना हाई रहती है, जबकि इनके ठीक होने की संभावना लो रहती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर हमको नज़र आते हैं जो ठीक हो सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव साइन है कि हम इस पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया को क्योर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब ऐसे साइन पॉजिटिव का मतलब ऐसे सिम्टम्स जो कि क्योरेबल है, ईजिली क्योरेबल है, और नेगेटिव जिनको आसानी से हम क्योर नहीं कर सकते या फिर जो फिक्स टाइप के हैं, ठीक है। तो जो भी साइकोटिक सिम्टम्स हैं आपके, वो क्या है? आपके जितने भी साइकोटिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो आपके मतलब आपके साइकोटिक कॉग्निशन से रिलेटेड और आपके साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड, कॉग्निशन या साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं वो सब आपके क्या है? पॉजिटिव कैटेगरी में। और आपके इमोशन या आपके अफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या मोटिवेशन, इनसे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है तो वो सब क्या है? नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। तो इन सिम्टम्स का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है जो कि कॉग्निटिव कैटेगरी के। अब मैंने आपको साइकोटिक सिम्टम्स बताए थे, हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, तो ये सब किसके पार्ट हैं? आपके कॉग्निशन के पार्ट है, कॉग्निटिव प्रोसेस के पार्ट है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का। और डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? थॉट का। तो डेल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है, हेल्यूसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो ये किसके पार्ट है? आपके कॉग्निटिव प्रोसेस के पार्ट है, और ये कैसे सिम्टम्स है? पॉजिटिव सिम्टम्स। तो अब ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, तो अब हमारे लिए आंसर को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सोशल विड्रॉल ये नहीं होगा, फ्लैट इफेक्ट ये उससे रिलेटेड आपके इमोशन से, लेक ऑफ मोटिवेशन ये भी इमोशनल प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। सोशल विड्रॉल ये आपके बिहेवियर वॉल्यूशन, ये भी नेगेटिव सिम्टम्स में आता है। और हेल्यूसिनेशन, तो ये आपका साइकोटिक सिम्टम्स है। क्लियरली है कि कॉग्निटिव प्रोसेस या साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स में आएंगे। तो क्वेश्चन पूछा इसने पॉजिटिव सिम्टम्स कौन सा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? हेल्यूसिनेशन। तो अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है और आपको सीधा कोई साइकोटिक सिम्टम्स दिखाई देता है, हेल्यूसिनेशन या डेल्यूजन, क्योंकि इतना घुमा फिरा करके तो क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये चार ऑप्शन देखने हैं। इनमें से अगर हेल्यूसिनेशन या डेल्यूजन कुछ भी दिख जाता है, HD, इनमें से दोनों में से कोई सी भी सिम्टम्स दिख जाता है, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको उसको टिक करना है कि किस केस में? पॉजिटिव सिम्टम्स के केस में। और अगर नेगेटिव सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर कर देना है। आगे समझ में? तो आपका आंसर जाएगा बी। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इन साइकेट्रिक। क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है? जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जनरेट होती है या लाइफ चेंजेज होती है। जब लाइफ के अंदर कोई चेंज होता है जिसके साथ हम कंपनसेट नहीं कर पाते, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसे डिजास्टर हो गया, रेप विक्टिम्स हो गए, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो इमोशनल राइज होता है, ठीक है, उसको
बोलते हैं अपन क्राइसिस। तो क्राइसिस इंटरवेंशन में अपना प्राइमरी गोल क्या होगा, सबसे पहला काम कि कोई पेशेंट अगर परेशान है तो क्या करोगे उसके साथ, उसकी परेशानी दूर करोगे, उसके जो सबसे पहले सांत्वना दोगे, उसके इमोशनल जो राइज हुआ है उसको आप बैलेंस लेकर के आओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारा पहला काम क्या है कि पेशेंट को रिलैक्स करना, कि आप शांत हो जाइए, आपके अंदर जो इमोशंस है उनको रिड्यूस कीजिए ताकि पेशेंट के सोचने समझने की क्षमता दोबारा से अपीयर हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला क्या है, टू सॉल्व ऑल ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम। ये हमारा गोल है लेकिन ये प्राइमरी गोल नहीं है, पहले पेशेंट को रिलैक्स होने दो, ठीक है। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म थेरेपी, ये भी हमारा गोल है क्योंकि क्राइसिस इंटरवेंशन हम कर रहे हैं लेकिन प्राइमरी गोल नहीं है। टू स्टेबलाइज द पेशेंट एंड रिस्टोर इमोशनल इक्विलिब्रियम, पेशेंट के इमोशंस को बैलेंस करना, उसको पहले रिलैक्स करना, शांत करना। जैसे ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, इमोशनल लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई पर्सन अगर हमको समझाए कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, तो हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, हम समझ में नहीं पाते कि आपको हॉस्पिटल जाइए क्या करना चाहिए। तो क्योंकि हमारा इमोशनल लेवल क्या डिस्टर्ब है तो हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन अगर वही पर्सन हमको कहे कि आप पहले थोड़ा रिलैक्स होकर फिर थोड़ा सा शांति से सोचिए, तो अगर हमारा इमोशनल लेवल डाउन होगा उसके बाद हम कोई भी प्रॉपर एक्शन ले सकते। लेकिन जब तक हमारा इमोशनल लेवल राइज है, इंक्रीज है, तब तक हमें सोचने करने में भी प्रॉब्लम होगी, हम रियलिस्टिक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि पेशेंट के इमोशनल लेवल को बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम में लेकर के आना। टू स्टैब्लिश ए थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यस ये सारी चीज़ें बाद की हैं लेकिन हमारा प्राइमरी एम क्या होगा, अगर प्राइमरी गोल की बात करें उस टाइम पर जब पर्सन क्राइसिस कंडीशन में, तो हमारा प्राइमरी गोल क्या होगा कि पेशेंट के इमोशंस को इक्वलाइज करना। तो ये आपका आंसर हो गया सी। उसके बाद विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट वरी, परसिस्टेंट वरी लगातार, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में वरी नहीं होता, रेस्टलेसनेस, फिजिकल सिम्टम्स सच एज मसल टेंशन, यहाँ पर मसल टेंशन डाउन होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये स्ट्रेस का डिसऑर्डर है, पीटीएसडी। पैनिक डिसऑर्डर, ये एंजाइटी का डिसऑर्डर है, ये भी एंजाइटी से रिलेटेड है। पीटीएसडी भी एंजाइटी का है, ये भी एंजाइटी का है। जनरलाइज एंजाइटी, ये भी एंजाइटी का है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, ये हमें पर्सन ए, इसके साथ कोई इवेंट हो गई, कोई घटना हो गई, मिस हैपनिंग हो गया, इसने इसको टॉलरेट कर लिया, ठीक है, ये सिचुएशन ए। इसके बाद जैसे ही हम लोग इस व्यक्ति से सिचुएशन ए के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे इसके अंदर क्या होगी, टेंशन होगी, इसको घबराहट होगी। एक व्यक्ति है जिसके साथ कोई घटना घटित हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, ये हो गया, इसने टॉलरेट कर लिया, रिकवर हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा कि अगर हम इससे इस घटना की चर्चा करेंगे तो इस व्यक्ति के अंदर घबराहट होने लगती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद स्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को, उसको अपन बोलते हैं। लेकिन कब होगा ये, जब हम इस घटना को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैशबैक होगा, फ्लैशबैक, पेशेंट पिछली घटनाओं को याद करके टेंशन लेगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो सीवियर एंजाइटी होती है, सडन एंड सीवियर एंजाइटी, जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, फियर, टेंशन, ये तो होंगे, उसके साथ आप फिजिकल सिम्टम्स जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, स्वेटिंग होना, पसीना आना, ट्रेमलिंग होना, हाथ पाँव में कंपकपी होना, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल के साथ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं किसमें, पैनिक में। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा होने के बाद में। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ये एक अलग केस चला गया, डिप्रेशन का केस होता है, इसमें जनरलाइज्ड परसिस्टेंट वरी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, इसमें डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, होपलेसनेस, जिसका गिल्ट के अंदर क्या क्या फीलिंग होती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड बर्थलेसनेस, ठीक है। तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर डिल्यूजन पाया जाता है, परसिस्टेंट वरी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, गिल्ट होता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के सिम्टम्स क्या है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, आशा रहित, निराश, हेल्पलेसनेस,
ऐसा है, एंड वर्थलेसनेस, अयोग्य, इस तरह की फीलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें परसिस्टेंट वरी, तो लगातार चिंता किस में रहेगी? जनरलाइज्ड एंजाइटी में। जनरलाइज एंजाइटी मतलब लंबे समय तक टेंशन बने रहना, लंबे समय तक एंजाइटी बने रहना, तो वो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी। तो ये डायरेक्ट हमारे जो इसका जो फीचर्स है वो डायरेक्ट हमारे ऑप्शंस को सपोर्ट कर रहा है। विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व्स हेल्पिंग ए पेशेंट्स, इसको रिपीट कर देता हूं मैं। विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व हेल्पिंग, हेल्प कर रहे हैं पेशेंट को आइडेंटिफाई एंड चेंज, एक तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड चेंज इरेशनल थॉट, थॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो थॉट को हम किसके सिनोनिम्स के रूप में लिखते हैं? कॉग्निटिव फंक्शंस के सिनोनिम के रूप में लिखते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो थॉट जो होता है वो कॉग्निटिव प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और कई बार हम थॉट को कॉग्निटिव के सिनोनिम्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो अगर थॉट वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे कॉग्निटिव वर्ड उसको इंडिकेट करेगा। तो अब आप देख लीजिए कि इस ऑप्शन में कॉग्निटिव वर्ड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर में हम क्या करते हैं? पेशेंट के बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल से समझ लेते हैं। दो प्रकार की थेरेपी होती है, एक होती है बिहेवियर थेरेपी, एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं? पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाइड विदाउट चेंजिंग थॉट। पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसके थॉट को बदले बिना, वो कहलाता है बिहेवियर थेरेपी। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है? बिहेवियर मॉडिफाइड बाय चेंजिंग थॉट्स। तो थॉट बदल रहे हैं हम किसमें? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है और उसको मोबाइल के साथ गेम खेलना पसंद है, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा उस मोबाइल के साथ गेम खेले, तो वो क्या करते हैं? उसको पनिश करते हैं। जैसे ही बच्चा मोबाइल का हाथ लगाता है, उसको लेने की कोशिश करता है, तो वो उसको पनिशमेंट देते हैं। तो पनिशमेंट देने की वजह से क्या होता है? बच्चा उस मोबाइल को लेना तो चाहता है, लेकिन डर की वजह से उसको ले नहीं रहा। मतलब लेना चाह रहा है तो क्या चेंज नहीं हुआ? उसके थॉट चेंज नहीं हुए, उसका उसके प्रति जो लगाव था, जो उसकी हैबिट थी, जो उसकी थिंकिंग थी, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों? किसकी वजह से? फियर ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? केवल और केवल किसका चेंज हुआ? बिहेवियर का चेंज हुआ, किसका चेंज नहीं हुआ? थॉट का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें कि पेरेंट्स उस बच्चों को समझाते कि अभी जो है मोबाइल नहीं लेना चाहिए, या इस टाइम आपकी उम्र नहीं है मोबाइल को लेने की, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, या फिर अगर आप मोबाइल लेना चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए लीजिए। मतलब किसी भी तरीके से बच्चे की थिंकिंग को चेंज करते हैं, और बच्चे को लगता है कि मेरे लिए मोबाइल यूज़ करना मेरे लिए हार्मफुल है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे की थिंकिंग चेंज हो रही है, और उस थिंकिंग की वजह से बच्चा अगर मोबाइल यूज़ नहीं करता है, तो वो आपकी किस थेरेपी का पार्ट है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि उसमें पहले बच्चे के थॉट चेंज हुए, और उन थॉट के चेंज होने की वजह से बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बिहेवियर थेरेपी में बिहेवियर मॉडिफाई होता है, लेकिन थॉट चेंज नहीं होते, जबकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पहले थॉट चेंज होते हैं, और उन थॉट के चेंज होने की वजह से पेशेंट का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थॉट को बदलने की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। तो आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ए पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? जब हम ऐसे पेशेंट को केयर कर रहे हैं जिसको कि पैनिक अटैक आया है। तो पैनिक अटैक वाले पेशेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? आपके ऑप्शन है लीव द पेशेंट अलोन टू काम डाउन इन प्राइवेट। पेशेंट को अकेला छोड़ना नहीं। पैनिक की कंडीशन में पेशेंट के लिए रिस्क होता है, क्योंकि पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, एक तो सेल्फ हार्म कर सकता है, या फिर मैंने बताया था कि फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स में हार्ट कार्डियक चेंजेस होते हैं, और ये कार्डियक चेंजेस कई बार डिसएरिथमिया कर देते हैं, हार्ट अटैक
की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे रखना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। तो या तो सेल्फ हार्म कर सकता है या फिर उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसके अंदर लीथल चेंजेस हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस कंडीशन उसके साथ हो सकती है। दूसरा है ऑफर रीएश्योरेंस। मैंने बताया कि क्राइसिस वाले केस में या पैनिक अटैक वाले केस में रीएश्योर करना है, सांत्वना देनी, ऑफर रीएश्योरेंस, ठीक है। तो पहले उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है, जो भी एक्सप्लेनेशन है या डिस्कशन है वो सब बाद का है, लेकिन पहले क्या है, उसका जो सिम्टम्स है उसके अंदर जो इमोशनल राइज हुआ है उसको बैलेंस करना है। तो ऑफर रीएश्योरेंस एंड स्टे विद द पेशेंट इन क्वाइट नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। पेशेंट के साथ रहना है लेकिन बार बार बातें करके उसको स्टिमुलेट नहीं करना, उसको इरिटेट नहीं करना है। तो क्वाइट रहोगे आप, चुप रहोगे, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि वो नॉन स्टिमुलेटिंग हो। नॉन स्टिमुलेटिंग मतलब पेशेंट को और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होगा तो पेशेंट की जो पैनिक एंजाइटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका ऑप्शन है, सी है एडमिनिस्टर सेडेटिव मेडिकेशन इमीडिएटली आपको सेडेटिव मेडिकेशन एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि पहली बात तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगा, आपको फोर्सफुल इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि नर्सिंग एथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है वो हार्मफुल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये करती हैं और ऑलरेडी पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब है। एनकरेज द पेशेंट टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द एंजाइटी। फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना, अपने मन को डाइवर्ट करके किसी दूसरे एक्ट में लगाना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर सकता है, लेकिन जो पेशेंट जिनको इन चीज़ों का अनुभव नहीं है वो खुद से ऐसा नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को पेशेंट नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका ध्यान, पूरा ध्यान जिसकी जो एंजाइटी अराइजिंग सिचुएशन है उस पर है। तो ऐसी स्थिति में उसके माइंड को डाइवर्ट कराना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको बैलेंस करेंगे ताकि उसके अंदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस ना हो। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी।